दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के 2018 के पेपर है। 27 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और इसका पार्ट 1 यानी 36 क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। तो आज हम 37 से 72 तक यानी 72 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट वाले आपने अगर नहीं देखे अभी तक तो ज़रूर उन लास्ट वाले क्वेश्चंस को देखें। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक्सप्लेन करेंगे, कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे कि इनका उत्तर कैसे आया। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 यानी 37। एक वेरिएबल कैपेसिटेंस वह कैपेसिटी होती है जिसे हम हाथ से यानी मैनुअली या मैकेनिकली चेंज कर सकते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, डी उत्तर सही रहेगा। यानी एक ऐसी कैपेसिटी, ट्रिमर और पैडर्स होते हैं ना दोस्तों, तो उनमें स्क्रू ड्राइवर से हम उनकी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटी का मतलब होता है जिसको हम जब चाहें तब बदल सकते हैं। अगला सवाल है 30 वोल्ट सप्लाई पर सीरीज में जुड़े हैं 1 ओम हैं, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के। प्रत्येक पर वोल्टेज ड्रॉप का मान बताओ। देखो सीरीज में जो प्रतिरोधकों का अनुपात होता है ना, उसी अनुपात में वोल्टेज ड्रॉप होता है। 1:2:7 यानी टोटल 10 हो गया अनुपात इनका। तो 10 के अनुपात में ये बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेगा? तो 1/10 का जो अनुपात आता है 10 कर देना है और 30 वोल्ट टोटल है, यानी पहले प्रतिरोधक पर 3 वोल्ट ड्रॉप होगा। दूसरे वाले पर कितना होगा? तो 6 वोल्ट ड्रॉप होगा। तीसरे वाले पर कितना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करो 21 वोल्ट। 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 21 वोल्ट तीनों पर क्रमशः ड्रॉप होगा। आप इनका योग कर लीजिए, हमारा आंसर भी 30 वोल्ट आना चाहिए। अगला सवाल है अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसको करवाया आपको। प्रतिरोधकता गिरने का मतलब होता है कि इसमें अंदर मीटर के तो होती है डीसी और बाहर इलेक्ट्रोडों पर होती है एसी, तो इसलिए फॉल ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। 230 वोल्ट पर कार्यरत 100 वाट के लैंप के प्रतिरोध की गणना करें। ये प्रतिरोध नहीं, करंट पूछ रहा है दोस्तों एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि आंसर सारे एम्पियर में दिया हुआ है। तो I बराबर P/V करना, उत्तर आ जाएगा। बहुत साधारण सा है। 100 वाट में 230 वोल्ट का भाग देना है। 100/230 जब आप करेंगे तो उत्तर आएगा 0.43 एम्पियर। बस मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, उत्तर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दो हाथ के बीच में प्रवाहित होने वाले करंट को, दोस्तों लीकेज करंट के मामले में दो आती है। एक को बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल, एक को बोलते हैं टच पोटेंशियल। जब एक हाथ से होते हुए दूसरे हाथ में जब करंट फ्लो होती है तो इसको तो बोलते हैं स्पर्श विभव, इंग्लिश में बोलते हैं टच पोटेंशियल। और दो पैर के बीच में जब प्रवाहित होता है तो इसको बोलते हैं स्टेप पोटेंशियल। और लगभग 1 मीटर की दूरी का ये दिया जाता है हवाला। यानी दोनों पैरों के बीच जब आप इस तरह से खड़े हैं कि 1 मीटर की डिस्टेंस बना करके फिर दोनों के बीच में करंट फ्लो होता है तो उसको स्टेप पोटेंशियल कहा जाता है। दो उत्तर है, ध्यान रखना। विद्युतीय उपकरणों पर काम करते समय कौन सी सीढ़ी सबसे अधिक सुरक्षित है? देखो लकड़ी वाली भी सेफ़ है और फाइबर ग्लास वाली भी सेफ़ है, दोनों सेफ़ है। ठीक है, अब इसने कहा है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ कौन सी है, तो फाइबर ग्लास ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, जैसा कि ऑफिशियल आंसर की में भी दिया है। क्योंकि लकड़ी की अपेक्षा फाइबर ग्लास का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है। लकड़ी जो है ये अपने वाई कैटेगरी में आती है तो 90 डिग्री सहन करती है, और ये बी कैटेगरी में आती है तो 130 डिग्री तक सहन कर सकती है। इसलिए हम फाइबर ग्लास ऑप्शन के साथ जाएंगे। चालकता के व्युत्क्रमानुपाती पूछा है तो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती चालकता होती है, प्रतिरोध इसका उत्तर हो जाएगा। स्टेयर के सीढ़ियों के जो वायरिंग होती है उसमें कितने होते हैं? 2 2 वे स्विच होते हैं, साधारण सी बात है। दोनों तरफ फर्स्ट और लास्ट 2 स्विच लगते हैं, दोनों 2 वे होते हैं। प्रतिरोध की इकाई पूछा है तो प्रतिरोध की इकाई ओम है। महो चालकता की है, एम्पियर धारा की है, हेनरी इंडक्टेंस की है, और एम्पियर सेकंड आवेश जो है उसको बोल सकते हो आप, एम्पियर सेकंड। डीसी जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत पूछा है तो डी ऑप्शन देखो आपके सामने बड़ा साधारण सा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे का नियम सिद्धांत। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे लगते हैं? हमेशा आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। क्यों लगाए जाते हैं?
कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए। कितने लगाए जाते हैं? मेन पोल के समान होते हैं संख्या में। अगर क्रॉस फील्ड डीसी मशीनें हैं तो उनमें डबल लगता है, पोल का दोगुना या ब्रूसों सेट जो होता है उनका दोगुना। इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम इकाई में मापा जाता है, ठीक है। मेगावाट शक्ति की इकाई है, किलो ओम प्रतिरोध है, पिको फेराड ये कैपेसिटर मापने की इकाई है। पिच फैक्टर जो है वो किसके परिणामी अनुपात है? शॉर्ट कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और फुल पिच कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। अल्टरनेटर में पिच फैक्टर की परिभाषा है। यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चला सकते हैं। सी ऑप्शन कर देंगे, ए व बी दोनों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा इनमें हमें टाइम देने की ज़रूरत है ही नहीं। और 1 mm व्यास वाली तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो भाई मैं कितनी बार करवा चुका हूँ ये सवाल। तो तार जो है ना हमेशा वर्ताकार आकृति का होता है। व्यास दिया हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई डी स्क्वायर बटे 4 है। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 0.78 mm²। ध्यान रखना, तार हमेशा उसी को बोलते हैं जिसकी वर्ताकार आकृति हो और चालक हो। अगर आयताकार आकृति है तो फिर उसे चालक नहीं कहा जाता, सॉरी तार नहीं कहा जाता, उसे बस बार कहा जाता है। यानी चालक हो और वर्ताकार आकृति हो तो वो तार होता है। अगला सवाल है कि वायुमंडल में आर्द्रता नमी नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखो नमी नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व नापने के काम आता है। पायरोमीटर भट्टियों का इंडक्शन फर्नेस होती है, इनका उच्च तापमान मापने के काम आता है। टेकोमीटर जो है वो गति यानी स्पीड नापने के काम आता है। और मल्टीमीटर जो है ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकता है। आजकल तो इससे कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो कई सारे उपयोग है। 500 मीटर का आप याद रखना है इम्पोर्टेंट। अभी हमारा सी उत्तर है हाइग्रोमीटर, ये मॉइस्चर या नमी का मापन कर सकता है। अगला सवाल था उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित कौन है? तो टोस्टर और ओवन जो होते हैं ना, इनमें हीटिंग एलिमेंट होता है। बाकी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और डिश वॉशर, इन सब में मोटर होती है। और मोटर जो है वो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला सवाल है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में तापमान को नियंत्रित कौन करेगा? तो थर्मोस्टेट करता है। बहुत साधारण सा है ना, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में लगता है। और होता क्या है, ये बाईमेटलिक स्ट्रिप द्विधात्विक पत्ती होती है जो गर्म होकर हट जाती है, ठंडी होकर फिर से लग जाती है। एमसीबी किसकी अपेक्षा ज़्यादा भरोसे वाली है? तो फ्यूज की अपेक्षा। सर्किट ब्रेकर तो खुद ही प्रकार है। आइसोलेटर नो लोड पर ऑपरेट होता है। स्विच जो है केवल ऑन ऑफ करने का काम करता है। एमसीबी प्रोटेक्शन देती है। तो फ्यूज से जब कंपैरिजन करते हैं तो एमसीबी ज़्यादा फायदे वाली है, भरोसेमंद वाली होती है। अगला सवाल है 250 वोल्ट डीसी मशीन है, शंट प्रतिरोध 500 ओम है, शंट फील्ड की धारा बताओ। शंट फील्ड की करंट के लिए फॉर्मूला है ISH बराबर V/RSH। तो 250/500 करना है, उत्तर आएगा 0.5 एम्पियर, यानी 1/2 एम्पियर करंट हो जाएगी शंट फील्ड की। साधारण सा ही है। और सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में लेंगे तो कब लेंगे? बहुत साधारण सा है, मैंने पहले भी कई बार करवाया है। ओवर एक्साइट करके चलाएंगे और बिना बाहर के चलाएंगे, यानी नो लोड पर होनी चाहिए और ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए। ये ध्यान रखें, मैंने पहले कई बार बताया आपको, तभी पावर फैक्टर सुधारती है। अगला सवाल है कि सभी अच्छे चालकों में उच्च चालकता होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रिकल सुचालकता और सीधे चालकता दो ऑप्शन दिए हैं। तो चालक में चालकता अच्छी होनी चाहिए, विद्युतीय चालकता के मामले में भी हो सकता है। तो वैसे तो दोनों ऑप्शन एक ही है, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, चालकता अच्छी होनी चाहिए। अगला सवाल है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका। स्टैटिक का मतलब है अवशिष्ट विद्युत। अवशिष्ट विद्युत का मतलब है कि जो धात्विक भाग है ना उसको ग्राउंड कर दो, जो भी उसमें आवेश के कारण करंट वगैरह आती है वो सारी की सारी ग्राउंड हो जाएगी और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी। ए ऑप्शन होगा, फ्रेमवर्क को ग्राउंड कर दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किससे होती है? तो ये घर्षण से होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा तो रासायनिक अभिक्रिया से भी बन जाती है और प्रेरण के द्वारा भी होती है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घर्षण से होती है। जैसे बेरिंग का घर्षण मान लीजिए, कम्यूटेटर और ब्रूस के बीच घर्षण मान लीजिए,
तो वहाँ पर स्पार्किंग जो उत्पन्न होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह अगर सुचालक पदार्थ रखेंगे तो प्लेटें शॉर्ट हो जाएगी। बी उत्तर कर देना इसका, प्लेटें जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर काम नहीं करता। देखो जो नहीं करता उसमें एक ही आएगा, वैक्यूम क्लीनर। इसमें मोटर होती है और मोटर चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है, जबकि गीजर, भट्टी, इमर्सन हीटर, फिलामेंट लैंप इन सब में तापीय सिद्धांत ही है। आगे पूछा है कि ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक के साथ एक एम्पलीफायर ही है, यानी एम्पलीफायर में अगर पॉजिटिव फीडबैक दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑसिलेटर। उच्च फ्रीक्वेंसी पर जो आवेश वाहक वेव होती है उनकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में सुपर इम्पोज करते हैं, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और फिर से उनको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार की डिवाइस है। देखो ये इसका गलत उत्तर है, इसने बी करंट दिया है। ट्रांजिस्टर करंट चालित भी है और वोल्टेज चालित भी है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं दिया कि एफईटी है कि बीजेटी है, सिर्फ ट्रांजिस्टर दिया है। तो एफईटी वोल्टेज वाली है और बीजेटी करंट चालित है। सी ऑप्शन होना चाहिए, ए और बी दोनों। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में तब काम करता है जब सक्रिय क्षेत्र हो। सक्रिय क्षेत्र का मतलब है कि इसका सबसे पहला जो बेस होता है, सबसे पहला जो जंक्शन होता है एमीटर जंक्शन, वो फॉरवर्ड में हो, और दूसरा जो कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन, वो रिवर्स बायस में हो, तब वो सक्रिय क्षेत्र में कहलाता है। जब कट ऑफ मोड में हो तो दोनों रिवर्स होता है, सेचुरेशन मोड में है तब दोनों फॉरवर्ड में होते हैं। अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट की गणना कीजिए जब बीटा और बेस करंट दे रखी हो। देखो सबसे पहले कलेक्टर करंट निकाल दो, बीटा इंटू बेस करंट कर दो, 50 इंटू 20 करो, 1000 बनेगा। 1000 माइक्रो एम्पियर है, इसको चेंज करोगे तो 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब कलेक्टर करंट और बेस करंट को जोड़ दो, तो जब बेस करंट को आप चेंज करेंगे तो 1.02 मिली एम्पियर बनेगा। दोनों को जोड़ देना, 1.02 मिली एम्पियर जो है वो दोनों का ऑप्शन हो जाएगा। इंटरपोल का काम पूछा है, बहुत साधारण सा है, स्पार्किंग कम करना, उद्देश्य यही था, है ना। डीसी में आर्मेचर करंट की गणना करना है तो V माइनस EB बटे RA होता है। टर्मिनल वोल्टेज में से बैक EMF घटाओ, आर्मेचर प्रतिरोध का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। सीरीज और शंट दोनों मोटर की जिसमें विशेषताएं हो तो उसको क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर बोलते हैं। सी उत्तर आ जाएगा, बहुत साधारण सा है। और इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए तो मेगा ओम मीटर आएगा। वाट मीटर शक्ति नापता है, ओम मीटर प्रतिरोध, मल्टीमीटर टेकोमीटर अभी ऊपर हमने बात कर ली थी। शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का काम क्या है, तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाना इसका काम होता है। ई ऑप्शन सही रहेगा। बस दोस्तों आज के लिए यही थे हमारे 72 क्वेश्चन, यानी 36 क्वेश्चन हो गए। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।